Welcome to the last part of International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. So guys, ये थोड़ा सा नाम बहुत लंबा है इस covenant का, so it's very difficult to say all the time full name. So leave it. So guys, अभी तक मैंने आपको जैसा बताया कि मैंने आर्टिकल 11 तक कवर कर लिया था और इसमें ये लास्ट पार्ट है. इसमें आई विल बी कवरिंग लास्ट पार्ट, और जिसमें इंपॉर्टेंट ही कवर मैं कर रही हूँ. मैंने सारे 31 आर्टिकल्स को कवर नहीं किया है क्योंकि गाइज जैसा कि मैंने ICCPR में भी बताया था कि सारे आर्टिकल्स उसमें इंपॉर्टेंट नहीं थे. टिल ओनली आर्टिकल 27 वेयर इम्पॉर्टेंट. और उसमें भी उसके बाद जिस तरीके से कमिटी फॉर्मेशन की बात की गई है, रिपोर्ट्स के बारे में बात की गई है कि किस तरीके से रिपोर्ट्स देंगे स्टेट पार्टीज, उन सभी के बारे में वहां पर बात की गई है. सो सेम एज इट विज लास्ट पार्ट, मतलब इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें ये सारे आर्टिकल्स इसी तरीके से कवर है. सो आई एम कवरिंग द ओनली द इम्पोर्टेंट पार्ट. सो स्टार्टिंग विथ आर्टिकल 11. जैसा कल 11 पे हमने कंप्लीट कवर किया था, जहां पर ये क्लियरली मेंशन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बिकॉज दिस आर्टिकल कवर्स द बेसिक राइट ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स. यानी अगर मैं बात करूं तो बेसिक नीड है फूडिंग, क्लोथिंग एंड हाउसिंग. सो इस आर्टिकल में ही इसकी बात की गई है. प्लीज रिमेंबर दिस आर्टिकल बाय हार्ट और व्हाटएवर, क्योंकि ये आर्टिकल डेफिनेटली क्वेश्चंस में पूछे जाएगा. सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. एडिकेट फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग की बात आर्टिकल 11 में की गई है. इसमें आगे बात यहाँ पर नो हंगर की भी बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि स्टेट पार्टीज को अपने कंट्रीज में जीरो हंगर पॉलिसी प्रोग्राम चलाने चाहिए. सो अगर मैं बात करूं उसके बाद की, तो सेम मतलब क्योंकि हंगर प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जीरो हंगर होगा, फूडिंग की बात की जा रही है, तो साथ ही साथ उसमें ये भी बताया गया है. आप इतने बड़े आर्टिकल उसमें राइटअप में ना जाके मैं इसका बहुत बेसिक सा बता देती हूँ, जिसमें गवर्नमेंट को ये ध्यान देना है, लाइक स्टेट पार्टीज को ये ध्यान देना है कि फूड की प्रोडक्शन, कंजर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये इक्वली हो रही है. बहुत अच्छे तरीके से साइंटिफिक और टेक्निकल वे में सारी नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इन तीनों ही चीज़ों में, प्रोडक्शन, कंजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में. ध्यान रखना है कंट्रीज को कि उनकी फूड इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग पॉलिसी से एकदम मतलब इक्वल होनी चाहिए, एज पर लॉ होनी चाहिए, और कंट्री की इकोनॉमी और कंट्री के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को देखकर ही फूड की इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग करनी चाहिए. यानी कि इन ऑल टोटल ऑल टुगेदर इट टॉक्स अबाउट द इंपोर्टेशन, लाइक बेसिक रिक्वायरमेंट जो है फूड की, उससे रिलेटेड बात की गई, यानी कि प्रोडक्शन, कंजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. सो आर्टिकल 12 कहता है कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ये आज के टाइम में मैं बताती हूँ, दिस विल बी द मोस्ट कहते हैं ना प्रोबेबल क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर. क्योंकि इसी आर्टिकल में बात की गई है. अभी मैं आगे साइड में बताऊंगी जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है रिगार्डिंग द पैंडेमिक. सो आर्टिकल 12 में बात की गई है कि सभी को राइट है एक हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. यानी कि आपके कंट्री में, आप अपनी कंट्री में इस तरीके का पॉलिसी रखोगे कि सभी को एक अच्छे मतलब हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड हो, और हेल्थ फिजिकल और मेंटल दोनों में ही होने चाहिए. साथ ही साथ ये बताया कि आप क्यों अपने स्टिल बर्थ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी आपको हर ईयर, आपको एवरी ईयर यू हैव टू असेस द मोर्टेलिटी रेट ऑफ इन्फेंट्स, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को आपको ध्यान में रखना होगा. आपको उनके असेसमेंट लेनी होगी और उसको रिड्यूस करना होगा. यू हैव टू टेक मेजर्स. सो सारी यहाँ पे स्टैंडर्ड्स की बात की गई है, यानी पूरे तरीके से हेल्थ के बारे में बात की गई है. इसी आर्टिकल में ये बताया गया है कि आप एज ए स्टेट पार्टी जो भी जितने हैं, तो आपको अपने कंट्री में प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एंडेमिक के बारे में मतलब बात ये है कि यानी कि आपको ऐसे मेजर्स लेने होंगे, आपको ऐसे प्रोविजंस बनाने होंगे कि अगर किसी भी वक्त किसी भी तरीके का एंडेमिक या एपिडेमिक किसी भी तरीके का आता है, सो यू कैन कोप अप विद ऑल दैट सिचुएशंस. यानी कि आपको अपने मेजर्स पहले से ही बैकअप प्लान इस तरीके से रखना है, इस तरीके से कि आप
इन चीजों के लिए तैयार रहो। सो दिस इज ए रेलेवेंट फॉर करंट सिनेरियो एज यू हैव सीन कि अभी कितना ही ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रखा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सिनेरियो खराब हो गया है। सो एवरी कंट्री इज डूइंग देयर बेस्ट कि उनको, उनके सिविलियंस को, उनके पीपल, उनके डेमोग्राफीज में बहुत ज़्यादा चेंजेस ना आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्योर प्रोवाइड कर सकें और उनकी डेथ रेट जो है, डेथ मोर्टेलिटी रेट है, वो कम कर सकें। सो दे आर ऑल कोपिंग अप विद द करंट सिचुएशन अंडर दिस। अगर ये सिनेरियोज की बात करें, ये तो हर कंट्री पे लाइक बाय डिफॉल्ट आ जाता है, लाइक उनके भी लॉज में ये सारी चीज़ें होती है। लाइक यू हैव टू टेक योर बैकअप, यू हैव टू बी रेडी विथ योर बैकअप इफ एनी of the situation arise in relation to mental disease, in relation to health diseases. So आर्टिकल 13 की बात करते हैं। यहाँ पर एजुकेशन की बात की गई है, राइट ऑफ एवरीवन टू एजुकेशन। सो अभी अगर आप देखोगे तो इंडियन लॉज में बहुत रिसेंटली 2006 या 2 के आसपास में राइट टू एजुकेशन में लाइक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 6 और 14 ईयर्स, इस तरीके का लॉ बनाया गया है। सो अगर आप ये देखो तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बहुत लेट में आया है इंडियन लॉ में। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन को फ्री एंड कंपल्सरी होने की बात की गई, यानी कि सभी स्टेट पार्टी अपनी कंट्रीज में प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी रखेंगे और फ्री रखेंगे। टेक्निकल और वोकेशनल सेकेंडरी एजुकेशन उन लोगों को प्रोवाइड होनी चाहिए जिनका किसी भी कारणवश उनकी प्राइमरी एजुकेशन फुलफिल नहीं हुई है। हायर एजुकेशन सभी को इक्वली एक्सेसिबल होनी चाहिए। फंडामेंटल एजुकेशन उन लोगों को मिलनी चाहिए जिनकी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है। फेलोशिप प्रोग्राम्स होने चाहिए। साथ ही साथ ये बोला है कि लीगल गार्जियन में यहाँ पे कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन भी है एंड नेचुरल पेरेंट्स भी हैं। सो उन्हें पूरा राइट है कि वो अपने चिल्ड्रन के लिए उनके बेहतरी के लिए उनके टाइप के स्कूल्स लाइक चूज कर सकें। यानी स्कूल चॉइसिंग में या मतलब कहते हैं सोसाइटी उनमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो लीगल गार्जियन जो है वो अपने फेलो के लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए स्कूल चूज कर सकते हैं। So in total Article 13 talks about right of everyone to education, यानी एजुकेशन पे लाइक फुल्ली फ्री कंपल्सरी एजुकेशन तो प्राइमरी में होनी चाहिए, यानी कि पूरा आर्टिकल एजुकेशन से डील करता है। इन क्रक्स की अगर मैं बात करूं सो आर्टिकल 14 में एक्चुअल में 13 में ये बोला गया है कि आपको अपने स्टेट में राइट टू एजुकेशन का लॉ बनाना होगा, सभी को फ्री एंड कंपल्सरी लाइक प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, इस तरीके से रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पर ये बात की गई है कि बहुत ये एक्चुअल में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जब आप कवर कर रहे हो तो इट्स लाइक गुड टू नो द बेसिक पार्ट। इसमें ये बोला गया है कि जितने भी स्टेट पार्टीज हैं, जब ये लॉ बन जाएगा, जो अभी अपने टेरिटरी में प्राइमरी एजुकेशन को फ्री नहीं कर रहे हैं, तो उनको विद इन 2 ईयर्स, मतलब जब ये लॉ बना लाइक 1976 के बारे में बात की गई है, तो उससे विद इन 2 ईयर्स उनको अपने डिटेल प्लान बनाना है और वर्क करना है टुवर्ड्स कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन के बारे में, मतलब फ्री एजुकेशन के टुवर्ड उनको काम करना है विद इन मतलब 2 ईयर्स। सो अगर मैं देखूँ तो आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन स्कीम, और हर तरीके का मतलब एजुकेशन से रिलेटेड फेलोशिप्स एंड ऑल दैट ये प्रोवाइड कर रहा है। सो आर्टिकल 15 में बात की गई है, अब इकोनॉमी हो गई है, अब हमारी सोशल लाइफ हो चुकी है, अब हम कल्चर की तरफ बढ़ते हैं। So right of everyone to take part in cultural life to enjoy the benefits of scientific progress and its application. So actually में इसमें बहुत बेसिक सी चीज बताई गई है। ये कल्चरल लाइफ, यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, इसका क्रक्स ये है, अगर मैं इसको आगे के स्लाइड में फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ। आर्टिकल 15 का क्रक्स ये है कि यू हैव द IPR राइट्स। IPR राइट्स मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब
आपके कॉपीराइट ट्रेडमार्क, यानी कि अगर आपका कोई भी किसी भी तरीके का आप कोई भी प्रोडक्ट निकालते हो तो आपको उसका ट्रेडमार्क, आपको उसका पेटेंट मिलना चाहिए, आपको उसका ट्रेडमार्क आप उसका करवा सकते हो। आपने ऐसी कोई यूनिक आर्ट प्रेजेंट किया है तो आपको उसका कॉपीराइट मिलना चाहिए। यानी कि दिस आर्टिकल टोटली टॉक्स अबाउट आईपीआर राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि हर सिटीजन के आईपीआर राइट्स को सिक्योर करने की बात की गई है, जिसमें उन्होंने अपने साइंटिफिक, लिटरेरी और आर्टिस्टिक प्रोडक्शन में एज अ ऑथर काम किया है, तो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। सो आर्टिकल 15 का क्रक्स आईपीआर राइट्स से रिलेटेड है। सो आर्टिकल सॉरी गाइस, यस, सो लास्ट आर्टिकल, क्योंकि 16 से जब आर्टिकल स्टार्ट हो रहा तो 16 वही आपको कमिटी फॉर्मेशन की बात कर रहा है, किस तरीके से रिपोर्ट बनेगी एंड ऑल दैट। सो दैट इज नॉट द रेलेवेंट स्टफ फॉर एनी ऑफ द एग्जाम्स। सो व्हाट इज रेलेवेंट इज आर्टिकल 31 is same as with article 53 of ICCPR that talks about the languages in which these covenants are present. सो यहाँ पे लैंग्वेजेस की बात की गई है। अगेन आई एम सेइंग अरबिक इज ऑल्सो वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ दिस कोवेनेंट। सो 6 लैंग्वेज जो कि यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये कोवेनेंट उन सारे 6 लैंग्वेजेस में प्रेजेंट है। ओके गाइज, दिस ऑल अबाउट ICCPR एंड ICSCR। सो अगर मैं बात करूं तो अब कल से मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर सजेशंस, सो प्लीज डू कम अप विद सजेशंस एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, डाउट्स, प्लीज डू मैसेज मी दैट। टिल देन गाइज, टेक केयर, बाय बाय।